तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डिफेंस का तड़का में स्वागत है। दोस्तों आज मैं फ्रिक्शन पार्ट नंबर 2 की बात करूंगा। पार्ट नंबर 1 में हमने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिए थे कि किस तरीके से फ्रिक्शन एक्ट करता है बॉडीज़ पर, किस तरीके से वस्तुओं पर जो है घर्षण बल काम करता है, ये मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था। अच्छा एक बात और, ये कंप्लीट वीडियो आपका हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम का भी इसका सेम कॉपीराइट इंग्लिश मीडियम में आप वीडियो आपको मिल जाएगा। और आप उस वीडियो के लिए, इंग्लिश मीडियम के वीडियो के लिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि घर्षण बल, घर्षण कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों घर्षण जो बेसिकली होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है तरल घर्षण और एक होता है आपका ठोस घर्षण, या इसी को शुष्क घर्षण के नाम से भी जाना जाता है। अब पहले ये बात कर लेते हैं कि तरल घर्षण क्या होता है। तो तरल घर्षण बेसिकली, तरल की जब बात आती है तो तरल में बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं डिटेल में, वो हम पढ़ते हैं द्रव के बारे में। तरल में गैस भी आता है, तरल में द्रव भी आता है, लेकिन जो हम स्टडी बेसिकली करते हैं, जिसकी मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, वो है आपका द्रव। तो द्रव का जब बहाव होता है, यानी जब द्रव गतिमान अवस्था में होता है, तो उस समय द्रव की परतों के बीच में द्रव का प्रवाह परतों के रूप में होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से परत के रूप में द्रव प्रवाहित होता है। ये देखिए, एक परत ये है, एक परत ये है और एक परत ये है। तो एक परत दूसरे परत पर बल लगाता है, एक परत दूसरे परत का विरोध करता है। इसी घर्षण का नाम है तरल घर्षण। तो ये मैं आपको द्रव वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको श्यानता पढ़ाऊंगा, द्रव की श्यानता क्या होती है, तब वहां पे डिस्कशन हम कर लेंगे। तो अभी हमारा डिस्कशन तरल घर्षण पर नहीं है, हमारा डिस्कशन जो है वो ठोस घर्षण पर है, यानी शुष्क घर्षण पर है। ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, और एक होता है आपका गतिक घर्षण, गतिक घर्षण। अब ये जो गतिक घर्षण है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, और एक होता है आपका लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, फिर हम डिटेल समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्थैतिक घर्षण की बात कर ले। जब वस्तु पर, ध्यान से सुनिएगा, जब भी वस्तु पर स्थैतिक अवस्था में यानी विराम अवस्था में घर्षण बल काम करे, तो उस घर्षण बल का नाम है स्थैतिक घर्षण बल। यानी ये विराम अवस्था में, वस्तु जब विराम अवस्था में होगी तब के लिए जो लगने वाला बल है, उस घर्षण बल का नाम होगा स्थैतिक घर्षण, विराम अवस्था में। जैसे मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, इस पे रखा हुआ है, यानी एक ये सतह और एक ये वस्तु इस पे रखा हुआ है। अब घर्षण बल का मान इस समय शून्य है। रीजन क्या है? घर्षण बल तब उत्पन्न होता है जब हम इस वस्तु पर कुछ बल आरोपित करेंगे। अगर वस्तु पर आरोपित बल का मान शून्य है तो ध्यान रखिएगा घर्षण बल का मान भी कितना होगा? शून्य होगा। यह समझने वाली बात है। तो घर्षण बल कब उत्पन्न होता है, यानी ये विरोध कब उत्पन्न होता है? ये विरोध तब उत्पन्न होता है जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, तो दो संपर्क सतहों के बीच में, संपर्क सतहों के बीच में एक बल कार्यरत होता है और उसी बल का नाम है घर्षण बल। और दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि जो घर्षण बल होता है, ध्यान रखिएगा,
जो घर्षण बल होता है वो हमेशा संपर्क सतह के स्पर्श रेखी होता है। जैसे ये है, तो यहां पर घर्षण बल जो इस पे लगेगा, अगर इस पे फोर्स इधर लगाया जाए, इस पे बल इधर लगाया जाए, तो इस पे घर्षण बल जो काम करेगा दोस्तों वो इस तरीके से काम करेगा, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इधर की तरफ काम करेगा। अगर हम इसी वस्तु पे, इसी ऑब्जेक्ट पर, इसी वस्तु पर अगर हम बल इस दिशा में लगाएं, मतलब बल इस पे इधर अप्लाई करें, फोर्स ये आरोपित करें इधर बल, ये है आरोपित बल, आरोपित बल, तो ध्यान रखिएगा जो घर्षण बल का मान होगा इस बार इसके जहां भी जिसके साथ भी ये संपर्क में आएगा, जिस भी संपर्क सतह के साथ ये आएगा, जिस भी संपर्क सतह के साथ आएगा, ये उस पे इस तरीके से लगेगा, इधर की तरफ, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी घर्षण बल, ध्यान रखें, घर्षण बल हमेशा संपर्क सतहों के स्पर्श रेखी होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट, घर्षण बल जो होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो घर्षण बल होता है हमेशा ध्यान रखें वो संपर्क सतहों के स्पर्श रेखीय तो होता ही होता है, साथ में घर्षण बल जो होता है दोस्तों वो एक संपर्कित बल होता है। यानी घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो सतहों में संपर्क हो, कांटेक्ट हो। पॉइंट नंबर 2, घर्षण बल जो होता है दोस्तों वो असंरक्षी बल है, एक संरक्षी बल होता है और एक असंरक्षी बल होता है। अब ये पूरा डिटेल होता क्या है इसको मैं आपको अगला चैप्टर जो आएगा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वहां पर डिटेल में बताऊंगा। अभी बस इतना समझ लें, ये असंरक्षी बल है, और असंरक्षी बल और संरक्षी बल में अंतर ये है कि जो संरक्षी बल होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, जबकि असंरक्षी बल पथ पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल चूंकि असंरक्षी बल है इसलिए ये पथ पर निर्भर करेगा। तो ध्यान रखिएगा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी असंरक्षी बल है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब जरा हम ये समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यानी स्थैतिक घर्षण क्या होता है, गतिक घर्षण क्या होता है, आरोपित सर्पी घर्षण क्या होता है, लोटनिक घर्षण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये रेस्ट सिचुएशन में लगता है, यानी विराम अवस्था में लगता है ये, और ये गति अवस्था में लगता है। अब जरा हम ये समझते हैं सर्पी घर्षण का मतलब क्या है। तो ध्यान रखें, जब एक वस्तु की सतह पर दूसरे वस्तु की सतह में ये इस तरीके से फिसलती, एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु पर फिसलती है, तो इसे बोलते हैं सर्पी घर्षण बल, सरकता है, सर्पी घर्षण बल। और यही वस्तु अगर ये ब्लॉक नंबर 1 अगर इस पे इस तरीके से ध्यान से देखिए, इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से, ये इस तरीके, तो इसे बोलते हैं लोटनिक घर्षण, यानी रोल करती है ये। और ध्यान रखिएगा, अगर रोलिंग कराना है, अगर लोटनिक गति करानी है तो घर्षण बल चाहिए ही चाहिए। बिना घर्षण बल के लोटनिक गति हो ही नहीं सकती है। और यहां दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो लोटनिक घर्षण है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोटनिक घर्षण है दोस्तों वही बॉडी को रोल कराती है, यानी लोटनिक गति प्रदान करती है। अब लोटनिक घर्षण क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, बॉडी कैसे रोल करती है, इसको मैं घूर्णन गति चैप्टर में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो बस अभी आप इतना समझ लें, एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनिक घर्षण। ये दोनों ही गति अवस्था में होती है, इसलिए दोनों को ही हम गति घर्षण कहते हैं। अब हम जरा ये समझेंगे डिटेल में कि किस तरीके से ये फ्रिक्शन वगैरह एक्ट करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं, तरल घर्षण हमें पढ़ना नहीं, हमें घर्षण में पढ़ना है कौन सा, ठोस घर्षण यानी शुष्क घर्षण, और इसमें स्थैतिक और गतिक। तो समझते हैं जरा एक एक करके। सबसे पहले हम ये समझेंगे एक एग्जाम्पल। मान लीजिए ये कोई सतह है और इस सतह पर एक वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए इस पे हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का बल आरोपित किया, और हम ये पाते हैं कि ये वस्तु में कोई भी गति नहीं आती है, यानी वस्तु जो है वो विस्थापित नहीं हो रही अपनी जगह से, यानी विराम में है। अब यहां समझने वाली बात यह दोस्तों कि जब 1 न्यूटन का जब बल इस पे लगाया इधर की तरफ, तो आखिर में ये क्यों ये 1 न्यूटन का बल, जो 1 न्यूटन का बल है, ये क्यों बॉडी को मूव नहीं कर पाया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके इस वस्तु के
1 न्यूटन हमने इधर लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन का बल इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ होगा, जो इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा। इसका ये मतलब है यदि आरोपित बल का मान, ध्यान से सुनिएगा, यदि आरोपित बल का मान 1 न्यूटन आया तो घर्षण बल भी 1 न्यूटन आएगा। समझने वाली बात यह है कि अगर मैं यहां पर मान लीजिए मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूं तो अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल का मान तो 2 न्यूटन हो गया। और अगर वस्तु अब भी गतिमान अवस्था में नहीं आती, इसका सीधा सा मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 न्यूटन हो गई है। अब समझिए, जब हमने 1 न्यूटन का बल लगाया था तब भी ये वस्तु विराम में थी, अब 2 न्यूटन का लगा रहे हैं तब भी वस्तु विराम में है। तो पहले केस में जब 1 न्यूटन का बल लगाया था तो घर्षण बल का मान 1 न्यूटन था, और उस घर्षण की प्रकृति जो थी दोस्तों वो स्टैटिक थी, वो स्थैतिक थी। और पॉइंट नंबर 2, जब हमने 2 न्यूटन का बल लगाया तब घर्षण बल का मान 2 न्यूटन उत्पन्न हो गया, और वस्तु चूंकि अब भी विराम में है इसलिए घर्षण की जो प्रकृति होगी वो अब भी स्थैतिक होगी। इस तरीके से आप फोर्स बढ़ाते जाओगे और फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यानी जो स्थैतिक घर्षण है उसका मान बढ़ता जाएगा, लेकिन सवाल यह है कब तक बढ़ेगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने 3 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन पर अगर वस्तु गतिमान अवस्था में नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि 3 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, वो भी स्थैतिक। अगर मैंने इस पे 4 न्यूटन का बल लगाया और वस्तु अब भी विराम अवस्था में नहीं है, अब भी वस्तु गतिमान अवस्था में नहीं है, इसका मतलब है कि अब घर्षण बल का मान 4 न्यूटन हो गया है, और प्रकृति जो होगी घर्षण की वो स्थैतिक होगी। इसी तरीके से अगर मैं 5 न्यूटन लगाता हूं तो मैं ये पाता हूं कि बॉडी में मोशन तो नहीं आया, लेकिन बॉडी में एक हलचल हुआ, मोशन वाली एक अवस्था आ गई। अब घर्षण बल का मान अब भी 5 न्यूटन कहलाएगा, क्योंकि गति नहीं हुई है अब भी, तो अब भी इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को कैंसिल कर रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो वस्तु त्वरित गति नहीं कर पा रही है, तभी तो वस्तु विराम अवस्था में है। अब जैसे ही हमने 5.1 न्यूटन लगाया, जैसे ही हमने 5.1 न्यूटन का बल लगाया, हम ये पाते हैं कि ये वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब जो घर्षण बल है, घर्षण बल तो अभी विपरीत दिशा में काम करेगा। घर्षण बल इसलिए भी अब भी काम करेगा क्योंकि मैंने घर्षण का कंसेप्ट बताया था पिछले वीडियो में कि घर्षण का जो कंसेप्ट है वो किसके वजह से होता है, संपर्क सतहों में इस रफनेस के वजह से होता है, खुरदुरेपन के वजह से होता है। तो दोस्तों समझने वाली बात यहां पर यह है कि क्या बॉडी में मोशन आने से, वस्तु में गति आने से क्या ये खुरदुरापन खत्म हो जाएगा? तो आंसर है नो। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जो घर्षण बल का मान है इस बार इससे तो कम ही होगा, और जो घर्षण की प्रकृति होगी वो इस बार स्थैतिक नहीं होगी, क्योंकि वस्तु गतिमान अवस्था में आ गया। तो ऐसे घर्षण को कहेंगे गतिक घर्षण। क्या बोलेंगे? गतिक घर्षण। अब समझते हैं एक एक बातें। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर कि आपको कैसे पता कि 5 न्यूटन के बाद फोर्स बढ़ाओगे तो वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाएगी? तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमें पहले से पता होता है कि कितने फोर्स, कितनी वैल्यू तक आप इस बॉडी को मूव नहीं करा सकते, इस वस्तु को कितने तक बल लगा के गतिमान अवस्था में नहीं करा सकते, ये पहले से डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए 70 मार्क्स का कोई पेपर हो रहा है और आपसे कह दिया गया भाई कट ऑफ 43 है, तो ऑब्वियसली अगर आप 43 से ऊपर नंबर लाओगे तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे, यानी ये पहले से डिसाइड होता है। अगर 42 नंबर आए, 42 नंबर आए तो आप कट ऑफ से बाहर हो, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर आप 45 पे हो तो इसका मतलब आप सिलेक्टेड हो। तो ये पहले से डिसाइड होती है वैल्यू। और इस स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को देखिए, स्थैतिक घर्षण के बहुत सारे मान आए। जब 1 न्यूटन लगाया तो 1 न्यूटन स्थैतिक घर्षण, जब 2 न्यूटन का बल आरोपित किया तो 2 न्यूटन हो गया स्थैतिक घर्षण का मान, जब 3 न्यूटन का बल आरोपित किया तब भी वस्तु विराम में है तो इसका मतलब घर्षण बल का मान 3 है, वो भी स्थैतिक। अब हमने 4 न्यूटन का बल लगाया, वस्तु अब भी विराम अवस्था में है, इसका मतलब यह हुआ कि घर्षण बल का मान स्थैतिक है और कितना है, 4 न्यूटन। जब मैं 5 न्यूटन का बल लगाता हूं तब भी वस्तु विराम अवस्था में, इसका यह मतलब है कि घर्षण बल का जो प्रकृति है वो अब भी कैसा है, स्थैतिक है। जैसे ही मैं 5.1 लगाता हूं वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाता है।
इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि अब वस्तु गतिमान अवस्था में आ गया, इसका मतलब इस बार घर्षण बल का मान आरोपित बल के मान से तो कम है, तभी तो कैंसिल नहीं कर पाया। और इस घर्षण की प्रकृति को बोलते हैं गतिक घर्षण। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, इफ, देखिए ये जो लगाने वाला बल है, लगने वाला बल है, इसको APP लिख देते हैं, अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल लिख लीजिएगा। यदि आरोपित बल का मान कम है या बराबर है, लेस देन है या इक्वल टू है स्थैतिक, देखिए फ्रिक्शन फोर्स को, घर्षण बल को छोटा f से लिखते हैं, और s लिख दिया है मतलब स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, सिंबल है विराम स्टैटिक, ध्यान रखिएगा, इसलिए शब्द s यूज किया गया है। यानी आरोपित बल अगर स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान से कम है या बराबर है, कम है या बराबर है, तो वस्तु में गति नहीं होगी। और आरोपित बल का मान, इस केस में आरोपित बल का जो मान है वो घर्षण बल के बराबर होगा, घर्षण बल के बराबर होगा। और इस घर्षण की जो प्रकृति होगी, जो घर्षण की प्रकृति होगी, फ्रिक्शन का जो नेचर होगा वो होगा स्थैतिक। अगर हम बल ही नहीं लगाते तो घर्षण बल उत्पन्न ही नहीं होता, तो घर्षण बल का मान 0 होता। अगर इस केस में अगर आपसे पूछ ले एक्सीलरेशन कितना होगा, वस्तु में त्वरण का मान कितना होगा, तो आंसर होगा 0, क्योंकि बॉडी में कोई तो मोशन ही नहीं है, वस्तु में कोई गति नहीं है, तो त्वरण का मान 0 हो गया। सेकंड पॉइंट, इफ अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान से ज्यादा है, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान से ज्यादा है, तो वस्तु, तो ध्यान रखिएगा, तो वस्तु में गति होगी एवं घर्षण की प्रकृति, घर्षण की जो प्रकृति होगी, जो घर्षण की प्रकृति होगी, नेचर होगा फ्रिक्शन का, गतिक होगी, गतिक, गतिक। ये ध्यान रखने वाली बात है। और स्थैतिक कब होगी, इस सिचुएशन में, और गतिक घर्षण कब होगा, इस वाली स्थिति में। यहां समझने वाली बात ये है। तो दोस्तों यहां पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा गतिक घर्षण को हम लिखते कैसे हैं, तो गतिक घर्षण को हम FK से लिखते हैं, FK, के मतलब काइनेटिक, ये काइनेटिक, के शब्द यूज करते हैं इसके लिए, FK। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली है, स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान है वो हमेशा दोस्तों गतिक घर्षण बल के मान से ज्यादा होगा, ये पॉइंट और ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए स्टार्ट, मैंने पिछले वीडियो में इसका कंसेप्ट बताया था, इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट। वस्तुओं के सतहों में खुरदरेपन के वजह से क्या होता है कि इंटरलॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटरलॉक बन जाता है, ये गुथ जाते हैं ऐसे, और जब हम इस वस्तु पर बल लगाते हैं आगे की तरफ, तो ये इंटरलॉक जो बना है इसके विरुद्ध काम करना पड़ता है मुझे, और ये इंटरलॉक विरोध करते हैं, जिससे घर्षण बल उत्पन्न होता है। अब आप जरा सोचें कि यदि घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान जो कि Fs मैक्स है, इसको बोलते हैं चरम घर्षण बल भी बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, चरम या सीमांत घर्षण, इसका एक और नाम है सीमांत घर्षण, लिख लीजिएगा। और समझने वाली बात यह, सीमांत घर्षण की का जो मान है वो गतिक घर्षण से ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार मोशन आ गया तो इंटरलॉक हल्के पड़ जाते हैं, ये जो गुथे होते हैं थोड़ा हल्के हो जाते हैं, इसलिए गतिक घर्षण के केस में घर्षण बल का मान इस मान से कम हो जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ी देर में इस पे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एयरफोर्स में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से जो है घर्षण बल का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने बता दिया है। हम ये समझते हैं इसके रिलेटेड एक थ्योरी है, एक पुरानी थ्योरी है, एक नई थ्योरी है। तो पुरानी विचारधारा यहाँ लिख देता हूं, घर्षण से संबंधित पुरानी विचारधारा क्या थी वैज्ञानिकों की पुरानी विचारधारा क्या है,
और नई विचारधारा क्या है, मॉडर्न थ्योरी क्या है, नई विचारधारा क्या है घर्षण से संबंधित। तो इस कंसेप्ट को समझिए, तभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में निकल पाएंगे। पुरानी विचारधारा, नई विचारधारा। पुरानी विचारधारा के हिसाब से, पुरानी विचारधारा में यह माना जाता है कि जो घर्षण बल है वो संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी लिख लीजिएगा, जो पुरानी विचारधारा है वो ये कहती है कि जो दो सतहों के बीच में संपर्क होता है तो कितना ज्यादा एरिया में संपर्क हुआ है इस पर निर्भर करता है। जबकि नई विचारधारा है वो ये कहती है कि जो घर्षण बल है वो तो क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं करता है। यहां ये समझने वाली बात है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। इसी को समझने के लिए हम एक और चीज समझते हैं। जब दो सतहों के बीच में खुरदरापन एकदम खत्म हो जाए, यानी सरफेस अत्यधिक चिकना हो जाए, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर मैं पूछूं कि घर्षण बल का मान कितना होगा तो आपका जवाब होगा 0। घर्षण बल एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर है घर्षण बल का मान बढ़ जाता है ऐसे केस में। अगर हम पुरानी विचारधारा के हिसाब से सोचें तो पुरानी विचारधारा के हिसाब से हम ये पाएंगे, ध्यान से समझिएगा, पुरानी विचारधारा के हिसाब से ये पाएंगे कि संपर्क सतहों का क्षेत्रफल चूंकि बढ़ गया है, ध्यान से सुनिएगा, जब सरफेस सतह बहुत स्मूथ हो गया है, क्योंकि इनका मानना था इंटरलॉक की वजह से होता है केवल, और सरफेस अगर स्मूथ हो गया है, सतह अगर पूरी तरीके से चिकना हो गया है, तो इसका यह मतलब निकल के आता है कि फ्रिक्शन तो 0 होना चाहिए, एकदम खत्म। जबकि प्रायोगिक आधार प्रयोग करके यह पाया गया है कि संपर्क सतहों का, ध्यान सुनिएगा, अगर चिकनापन बहुत ज्यादा हो जाए तो घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए ये नई विचारधारा इस बात को समझाती है। तो नई विचारधारा के हिसाब से ध्यान रखना, जो घर्षण बल होता है वो घर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल है, ये ध्यान रखने वाली बात है। विद्युत चुंबकीय बल है, ये भी पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और इसमें यह बताया जाता है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट और है जो इसके ऊपर रखा है, यहां पर समझ लेते हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये खुरदरेपन के वजह से ऐसे फंसे हुए हैं। अब समझने वाली बात क्या है यहां पर कि अगर इस पे हम फोर्स लगा दें, इस पे हम बल लगा दें इस वाले पर, तो क्या होगा? स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, जरा समझिए। स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ रही बात। होगा क्या? ये देख पा रहे हैं आप, ये इस तरीके से आगे खिसक जाएगा और ये देखिए यहां पर कांटेक्ट बन जाएगा ऐसे। इस स्थिति में इस पदार्थ के जो सतह के अणु हैं और इस पदार्थ के जो सतह के अणु हैं बहुत पास आ जाएंगे, और जब ये बहुत पास आ जाएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे, बंध बना लेंगे। और फिर क्या होगा? जब आप इस पे बल लगाओगे तो ये आपके आरोपित बल का विरोध करेंगे। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस केस में ये समझ में आ रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे, इसकी सतह के जो अणु हैं और इसकी सतह के जोड़ जब बहुत पास आ जाएंगे तो ये फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये वाली बात समझ में आती है, अगर सतह बहुत चिकना हो गया तो इसका ये मतलब है इस सतह के जो अणु हैं, इस सतह के जो अणु हैं और इस सतह के जो अणु हैं वो तो बहुत पास आ जाएंगे। और इस केस में फिर क्या होगा? घर्षण बल का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब अणु बहुत पास आ जाएंगे और बहुत सारे अणु पास आ जाएंगे, इस तरीके से घर्षण बल का मान बहुत ज्यादा आएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि सतह बहुत चिकना हो जाए तो ध्यान रखिएगा घर्षण बल का मान बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, लूज आपके अरिहंत का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पुरानी विचारधारा हमें नहीं पढ़नी है, हमें नई विचारधारा पे आना है। नई विचारधारा के हिसाब से अगर हम बात करें तो नई विचारधारा के हिसाब से घर्षण के कुछ नियम है। घर्षण के नियम क्या है? वो नियम, पहला पॉइंट, घर्षण बल, लिख लीजिएगा, घर्षण बल संपर्क
सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो किस पे निर्भर करता है? दो संपर्क सतहों के खुरदरेपन की प्रकृति क्या है, इस पर निर्भर करता है। घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। लिख सकता हूं यहां पर मैं, खुरदुरेपन, खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। लिख लीजिएगा आप अच्छे से, नोट्स बना लिया करें आप। तीसरा पॉइंट, जो घर्षण बल का मान है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, चाहे वो कोई भी घर्षण क्यों ना हो, चाहे वो स्थैतिक घर्षण हो, चाहे वो गतिक घर्षण हो, चाहे वो लोटनिक घर्षण ही क्यों ना हो, कोई भी घर्षण हो। ध्यान रखिएगा स्टैटिक। लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया आपको, ये केवल और केवल ठोसों के सतहों के संपर्क घर्षण बल की बात हो रही है। जब द्रवों की बात होगी तो वहां पूरा खेल बदल जाएगा। वहां के संपर्क एरिया, संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जहां पे श्यानता पढ़ोगे आप, द्रव के सतहों के बीच में जो लगता है घर्षण, तो वहां का कंसेप्ट अलग है, यहां का कंसेप्ट अलग है। ये सारी बातें यहां के लिए बता रहा हूं। तो घर्षण बल को छोटा एफ से लिखते हैं। छोटा एफ जो होगा, घर्षण बल का मान अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना, देखिए नॉर्मल रिएक्शन अविलंब प्रतिक्रिया बल कब मिलता है? जब कोई वस्तु अपने भार के कारण नीचे की तरफ एक्शन यानी क्रिया लगाता है तो उसको प्रतिक्रिया मिलता है। तो सोचिए जितना ज्यादा भार होगा वस्तु में, जितना ज्यादा वजन होगा, mg जितना ज्यादा होगा, ऐसा समझ सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, mg जितना ज्यादा होगा रिएक्शन भी उतना ज्यादा होगा। और आपको पता है भार जितना ज्यादा होगा इंटरलॉक उतना डीप बनेगा, उतना गहरा बनेगा, और इस तरीके से विरोध ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा समानुपाती होता है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन, अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं तो हमेशा एक नियतांक लगाते हैं, और वो जो नियतांक लगेगा वो लगेगा म्यू। क्या लगेगा? म्यू। और इसको लिख देंगे एफ बराबर म्यू एन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, घर्षण बल के लिए ये कैलकुलेशन है। म्यू कहलाता है घर्षण गुणांक। और ये जो घर्षण गुणांक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो घर्षण गुणांक होता है ये निर्भर करता है दो वस्तुओं के संपर्क सतहों के खुरदरेपन पर। हर दो वस्तु के लिए खुरदरेपन के लिए म्यू का मान अलग अलग होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो म्यू होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो म्यू होता है ये हमेशा, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ये पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू, ये मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। ये ध्यान रखने वाली, आप कहीं भी बुक में देखोगे हमेशा 0.2, 0.3, 0.5, 0.7 इस तरीके से वैल्यू ये दिया रहता है। तो आई थिंक आपको तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। तो ये है घर्षण के नियम से संबंधित बात। अब अगर मान लीजिए आपको स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान चाहिए, एफ मैक्स चाहिए, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, इसी को कहते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, कई बार इसको FL से भी लिखा जाता है, FL। तो ये जो होता है, ये होता है म्यू के जगह पे म्यूएस हो जाएगा और ये हो जाएगा N। और म्यूएस को कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं म्यूएस को? स्थैतिक घर्षण गुणांक। और अगर वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाए और लगने वाले घर्षण को हम कहते हैं गतिक घर्षण Fk, और Fk हो जाएगा म्यू के इंटू एन। आप समझ गए होंगे म्यू के का मतलब गतिक घर्षण गुणांक। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर वाकई में अच्छा लग रहा है आपको तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए आगे समझते हैं, जरा हम एक क्वेश्चन जरा समझते हैं। हम उस क्वेश्चन के माध्यम से सारे कंसेप्ट हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर मैं इसको हटा देता हूं यहां से।
दोस्तों वीडियो देखते समय वीडियो को पॉज कर करके नोट्स जरूर बनाया करें। 100% आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाला है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो नहीं लिख पाता मैं पढ़ाते समय, लेकिन हाँ बोलता जरूर हूँ सारे पॉइंट, तो आप लिख लिया करें, आपको एग्जाम में कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको चीजों। अब एक क्वेश्चन है यहां पर, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है और यहां पर सरफेस पर मैंने एक 2 kg का एक वस्तु रख दिया, द्रव्यमान 2 kg का है। यहां के लिए स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान है म्यूएस का मान है 0.5 और यहां के लिए गतिक घर्षण गुणांक का मान है 0.2। जी की वैल्यू हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि वस्तु पर आरोपित घर्षण बल का मान और त्वरण बताइए कब कब। सुनिए ध्यान से, जब आरोपित बल का मान 8 न्यूटन हो और दूसरा जब आरोपित बल का मान 14 न्यूटन हो। यानी जब 8 न्यूटन का फोर्स लगे, बल लगे, तब बताइए घर्षण बल का मान कितना होगा, और जब इस पे 14 न्यूटन का बल लगे, 14 न्यूटन का फोर्स लगे, तब आपको बताना है घर्षण बल का मान कितना होगा, और दोनों ही केसेस में त्वरण बताना है। तो आइए मैं पहले 8 न्यूटन का बल लगा के देखता हूं कि क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करना है, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान निकाल लेना है। कितना होता है, ये होता है म्यू इंटू एन, और इस केस में अगर एन की बात करें तो ये लगी हो जाएगा 2g, और नॉर्मल रिएक्शन यानी अवलंब प्रतिक्रिया एन, यानी एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2g के बराबर। तो ये हो जाएगा म्यूएस और ये हो जाएगा कितना 2g, और म्यूएस की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 0.5, तो 0.5 इंटू 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 न्यूटन। सॉल्व करोगे आप, करके देखिएगा, ये आ गया, यानी स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान हमें निकल के आ गया। अब आप जो बल लगा रहे हो वो तो 8 न्यूटन लगा रहे हो, और लिमिट कितनी है क्रॉस करने के लिए, इंटरलॉक को तोड़ने के लिए कितनी लिमिट है, 10 की है। तो इसका मतलब वस्तु गतिमान अवस्था में होगा, और इस केस में जब वस्तु, ध्यान रखिएगा, जब आरोपित बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं नोट्स लिखा है, बताया ये पॉइंट, तो इस केस में वस्तु विराम अवस्था में होगी, और विराम में होगी तो त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा, और फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल की वैल्यू कितनी होगी, तो आरोपित बल के बराबर हो जाएगी। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो उसकी प्रकृति स्थैतिक होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पहले केस में क्या क्या चीजें पूछा था, कैसे कैसे आंसर देना है। अब आइए सेकंड केस में, अभी आपने ये निकाल ही लिया है, ये सबके लिए अप्लाई होगा। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान कितना है, 10 न्यूटन। तो अब आप समझ जाइए यहाँ पर कि अगर यहाँ पे 14 न्यूटन का बल लगाया गया और स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान कितना है, यहाँ पर अधिकतम मान कितना है, 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 10 को कैंसिल कर देगा ये, मतलब कहने का मतलब 14 न्यूटन फोर्स लगा है, यानी अप्लाइड फोर्स इस बार जो आरोपित बल है उस स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान से ज्यादा है, तो वस्तु गतिमान अवस्था में आएगी। अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट नंबर 2 लिखा है मैंने। इसका ये मतलब है कि इस बार जो घर्षण लगेगा वो इस बार एफ के लगेगा, घर्षण बल एफ के मतलब गतिक घर्षण, और इसका मान होता है म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना हो जाएगा, आपको दिया गया है 0.2, एन की वैल्यू हो जाएगी 2 mg, तो ये हो जाएगा, जी की वैल्यू यहां मैं रख देता हूं यहाँ 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 न्यूटन। तो आप यहाँ पे समझिए, इस ब्लॉक पर 14 न्यूटन तो इधर से लग रहा है, और घर्षण बल कितना लग रहा है आपसे पूछा था, तो घर्षण बल लग रहा है 4 न्यूटन। इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति होगी गतिक। ध्यान रखने वाली बात है, गतिक घर्षण है ये। अब वस्तु में गति इधर होगी, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 14 न्यूटन और 4 न्यूटन में 14 बड़ा है, तो परिणामी बल कितना होगा 14 माइनस 4, और परिणामी बल बराबर होता है न्यूटन के दूसरे नियम से, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, ए का मान आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मान तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो घर्षण बल का मान आया वो 4 न्यूटन आया, उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसकी प्रकृति है आपकी गतिक। अब दोस्तों यहां पर जरा एक थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट लिखा था जो एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एफएस मैक्स की वैल्यू बड़ी होती है किससे, एफ के से। तो एफएस मैक्स क्या लिखोगे, म्यू एस इंटू एन, और एफ के क्या लिखोगे, म्यू के इंटू एन लिखोगे। यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से समझ में आया म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, ये पॉइंट रट लेना। और आपसे एयरफोर्स में जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि म्यू एस अपॉन म्यू के की वैल्यू, रेशियो म्यू एस अपॉन म्यू के का जो मान है, अनुपात, वो 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि म्यू के अगर हम इधर कर दें, आप देखो इसको समझ सकते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये है म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, तो म्यू के इंटू 1 लिख सकता हूं, और ये म्यू एस अपॉन म्यू के जो होगा ये 1 से बड़ा होगा। अगर ये म्यू के ऊपर कर दे
और म्यूएस नीचे कर दे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो एग्जाम में ये पूछा गया, तो आप इस रिलेशन को याद रखें, जैसे पूछेगा उस तरीके से आंसर दे देंगे। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताया करें कि वीडियो आपको लगा कैसा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं